तो आज की इस वीडियो में 3.4 जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 2 के जो आगे के पार्ट बचे हुए हैं उनको करेंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसे क्या करेगा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों योग कितना है? 9 है। अब इसमें क्या करें, आपको इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि 2 अंकों वाली संख्या आपको प्रश्न करना है तो उसमें आपको पहले इकाई और दशमलव मानना हो। तो सबसे पहले क्या मानोगे, माना कि इस संख्या का इकाई का अंक अक्ष तथा दहाई का अंक y। अब ये संख्या के बारे में आपने 8 क्लास पढ़ रहा था, तो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं। तो 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है, यानी 10 गुना दशमलव प्लस इकाई का अंक। उदाहरण में उनके अनुसार आप यहाँ संख्या लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या। तो वो अभिष्ट संख्या क्या होगी, जो अपन है इकाई का अंक माना है उसको तो 1 से गुणा, तो दशमलव माना उसको 10 से गुणा। तो यहाँ दशमलव क्या माना है, y माना हुआ है, तो इसको तो 10 से गुणा कर दो। और जो इकाई का अंक क्या माना अपन अक्ष माना है उसको 1 से गुणा कर दो। अब इसकी क्या देगी, वो 10y प्लस अक्ष होगा। बताओ अभिष्ट संख्या क्या है, 10y प्लस अक्ष होगी। तो 2 अंकों वाली संख्या बराबर है। तो 2 अंकों वाली संख्या बराबर क्या होती है, जो आज की क्लास में आपने 2 अंकों की 3 अंकों की सब बताई गई थी, तो उसमें क्या होता है, पहले 10 गुना दशमलव प्लस इकाई का। तो यहाँ वैसे अपन रख लिया है 10 गुना दशमलव प्लस इकाई का। अब इसका मान क्या देगा, 10y प्लस अक्ष हो गया। आप जैसे आपको खतर में कह रहा है वैसे वैसे आप चलो। तो पहला जो खतर है उसमें आपको क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन से है, अक्ष और y है। इन दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। तो प्रश्नानुसार पहला जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस y बराबर 9। तो ये क्या हो गया, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक क्या है, x और y है, दोनों का योग कितना है, तो 9 कर दिया। तो पहला समीकरण ये बन गया। अब इसके बाद में दूसरा समीकरण खतर में क्या कहा गया, आपको दूसरा समीकरण बनाने थे। उसमें कहा गया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पढ़ने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन सी है, ये है। तो ये संख्या इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या जो पहले तो 10y प्लस अक्ष, इस संख्या का 9 गुना, तो इसको 9 से गुणा कर दो। अब इस संख्या के अंकों को पलटने का मतलब क्या है, इकाई का दशमलव के स्थान पर दशमलव की इकाई के स्थान पर हटाओ, उसको अंकों को पलटो तो क्या हो जाएगा, वो 10x प्लस y हो जाएगा। ये अंकों का क्रम पलट दिया। अब ये किसके बराबर है, उसके 2 गुने के बराबर है। किसके बराबर है, 2 गुने के बराबर है। अब यहाँ से दूसरा समीकरण है, अब इससे समीकरण और दूसरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2y, ये हो गया। अब इसको वही इस साइड में लो, तो इस साइड में क्या जाएगा, पहले तो 9x रखो, फिर माइनस का 20x, फिर y है 90y माइनस का 2y बराबर 0। तो अपन दोनों पदों को इस साइड में ले, इस साइड में दोनों किसके हैं, यहाँ प्लस के, इस साइड में किसके हैं, वो माइनस के। अब 9 में से 20x को घटाए ना, 20 में से 9 घटाओ, माइनस के 11। अब यहाँ क्या होगा, प्लस के 88, प्लस के 88y बराबर 0। अब आप देख लो दोनों में 11 का भाग जा रहा है, तो 11 भाग दे दो, तो यहाँ तो गया 1 बार, यहाँ गया 8 बार बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ जो प्रसार चल रही है वो कौन चल रही है, प्रतिस्थापन विधि की और चलिए, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर दो। कौन सी से हल करोगे आप, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि में करते हैं ना, कैसे करते हैं, पहला समीकरण वैसा वैसा रखते हैं और दूसरा समीकरण को आप यानी उसका आज का मान y के पदों में y का मान x के पदों में,
या विलोपन विधि से लो तो विलोपन क्योंकि यहाँ कोई विधि का नाम नहीं दिया है। ये तो क्यों बताए प्रतिस्थापन विधि क्यों करेंगे क्योंकि ये जो है शास्त्रीय वो प्रतिस्थापन विधि की चल रही है। तो आप विलोपन विधि बनाओ तो इसको ऐसा कहने चलिए x प्लस y बराबर है 9 और इसको समीकरण नंबर 1। आज जिसके हाँ देखा अपन ये इनके x के x जो चल रहा है उसके गुणांक पहले से बराबर है तो गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है आपको। आप उनके बावन के सामने के चिन्ह देखो वो अलग अलग है तो अलग अलग चिन्ह पर क्या करोगे आप जोड़ोगे तो क्या करोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आएगा ये x माइनस का एक x प्लस का तो यहाँ 0 हो गया। अब ये कितना हो गया 9y बराबर 9 और y बराबर 9 बटा 9 तो y बराबर कितना आ गया 1। अब ये मान एक समीकरण 1 रख दो तो वही आप क्या लिखोगे y बराबर एक समीकरण 1 में रखने पर। अब एक समीकरण दो क्या है ये x y जगह 1 रखो बराबर 9 तो x को x सही y जगह रख दिया 1 बराबर 9 है। अब 1 को आगे ले जाओ x बराबर 9 माइनस 1 तो x आगे आ गया 8 आ गया। अब संख्या आपको यहाँ से आएगी कि वो संख्या कौन सी है तो यहाँ संख्या में वापस वो लिखो अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर तो क्या संख्या थी वो यानी 10 y प्लस x अब 10 y का मान 1 x का 8 आप 10 को 1 से गुणा किया 10 प्लस का 8 10 से आगे हो गए 18 हो गया। 18 अभिष्ट संख्या 18 है और सी संख्या 18। इस प्रश्न में जो प्रश्न 2 है उसका जो चौथा भाग है उसमें आप क्या करोगे कि 2000 रुपए निकाल रही है उसमें आपको ये देखना है कि 50 रुपए नोट कितने हैं यानी 100 रुपए के नोट कितने आए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे माना कि आप बताने वाले कौन है मीना है। माना कि मीना को 50 रुपए के x नोट तथा 100 रुपए के y नोट प्राप्त तो 50 रुपए की नोट लाई वो और 100 रुपए की नोट कितनी लाई आगे जो नोट ले रही है वो कितने ले रही है 25 ले रही है कितने ले रही है 25 नोट उसको दिए नोट देने के कहा तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। बता दे x का मान जैसे आप कोई मान लो भाई 10 है y का मान लो आप 15 है तो 10 15 कितने हो गए वो 25 नोट हो गए। तो ये तो x भाई के नोटों की संख्या है तो पहले जो खत्म बनेगा आपका बीजगणित खत्म हो गया बनेगा x प्लस y बराबर 25 बन जाएगा। क्या बचेगा अब वो टोटल रुपए कितने ले रही है यानी 2000 ले रही है। अब वो 2000 कैसे बनेंगे x वाला जितने नोट है उसको 50 से गुणा कर लो y वाले नोट है उसको 100 से गुणा कर लो यार 100 रुपए वाले जो नोट है उसको 100 से गुणा कर लो। टोटल ऐसे था जैसे आपके पास ये कहा जाए कि 50 रुपए की 20 नोट है तो 50 रुपए की नोट का कितना मूल्य हो गया है 1000 हो गया कितना हो गया। तो जो नोटों की संख्या उसको उसके मूल्य से गुणा कर देंगे वो उसकी कुल रकम आएगी। यहाँ दो प्रकार के नोट है तो यहाँ x वाला को तो कितने से गुणा करोगे आप 50 से और y वाले को 100 के है वो तो उसको y से तो आप टोटल कितने रुपए के मिले उसको 2000। अब वही आप यहाँ 50x प्लस 100y बराबर 2000 तो ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ अवलोकन दिशा करने के लिए वही आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर यहाँ 50 है यहाँ 50 नहीं आ रहा तो समीकरण 1 को 50 से गुणा करोगे तो समीकरण 1 को क्या करोगे वो क्या लिखोगे समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर आप गुणा करोगे तब क्या आ जाएगा 50x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा यानी वही 50 y बराबर इसको 50 गुणा 50 को 25 गुणा तो 1250 ये नंबर 3 हो गए। आप 2 को नीचे लियो तो 50x
प्लस 100y बराबर है 2000। ये समीकरण नंबर 2। आज जिसको बराबर है उसके चिन्ह देखो, तो दोनों के प्लस के हैं तो समान से होने पर घटाओगे, तो यहाँ क्या लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटाओ इतना नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, तीनों प्लस के तीनों माइनस के हो जाएंगे। अब ये 50 प्लस के 50 माइनस के 0 हो गया। अब ये 50 प्लस के ये 100 माइनस के, तो 100 में 50 कम कर दो माइनस के 50 आ गए। अब यहाँ 2000 माइनस के हैं 1250 प्लस के हैं, तो 2000 में से 1250 कम कर दो तो माइनस के 750 देखिए 750। अब y बराबर माइनस के 750 बटा 50। अब y बराबर 5 में भाग दे दो इसका 5 का, तो 5 का भाग दिया तो 15 5 ही 118 आ गया 15। अब 15 क्या आया है जो क्या माना हमने 100 रुपए के y नोट अर्थात 100 रुपए के 15 नोट आए। आप 50 80 कितने हैं तो वो सीधा निकालो, सीधा इसे यहाँ से आप कितने यहाँ जाएंगे 10 आ देंगे। तो अब ये मान y बराबर 15 समीकरण 1 पर रखने पर, हम 1 पर रखोगे तब क्या है समीकरण x प्लस y रख दो 15 बराबर 25। अब x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो 50,000 रुपए तो जो खजांचिया कैसे था उसको 10 नोट दी और 100 रुपए उसको कितना नोट दिए 15 नोट दी। तो अगला क्वेश्चन है जो 2 का है उसका 5वां प्रश्न है वो क्या है कि उसमें एक पुस्तकालय से पुस्तक ली जाती है और उसका नियत किराया और प्रतिदिन का किराया दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या मांगोगे कि माना कि पुस्तक का नियत किराया 8 रुपए तथा प्रतिदिन का ना एक दिन का प्रतिदिन का किराया y रुपए। अब पहली जो है सरिता है उसने एक पुस्तक किराए पर ली और उसने 7 दिन तक उसको रखी और उसको उसने 27 रुपए चुकाए। तो उसका जो नियत किराया वो किराया से है। अब आगे उसने 7 दिन तक तो एक दिन का तो किराया y है, तो 7 दिन का किराया जो वो 7y 7 ही। अब दोनों का टोटल करेंगे अर्थात नियत किराया को और उसको दोनों जोड़ेंगे तो उसने 27 रुपए दी। तो यहाँ से ये एक समीकरण बन जाएगा। तो क्या है सरिता एक पुस्तक किराए पर लेती है पुस्तकालय से, तो उसने नियत किराया तो 100 रुपए चुके और 7 दिनों का जो 7 दिन किराया था वो एक दिन का y है, तो 7 में हो गया 7y। अब टोटल उसने कितने दिए 27 रुपए दिए, तो पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी कोशिश उसकी है जिसने नियत किराया तो वो भी उससे ले लेगा आपसे, लेकिन उसने दो किताब रखी वो 5 दिन रखी है, तो एक दिन का किराया y है तो 5 दिन का किराया जाएगा 5y। अब उसने किराया कितना चुकाया 21 रुपए चुकाए, तो ये समीकरण नंबर क्या जाएगा 2। तो ऐसे दोनों समीकरण आपको पहले दोनों खतरों से बनाने हैं। अब इसको वो विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ से पहले बताएंगे कि x के गुणांक पहले से बराबर है, गुणांक बराबर होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप गुणांक बराबर है उनके चिन्ह देखो तो चिन्ह दोनों के समान है प्लस प्लस के, तो समान होने पर घटाएंगे अलग अलग होने पर जोड़ेंगे। तो वो क्या लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये x प्लस का x माइनस का तो 0 होगा। अब 7 में से 5 कम कर दो तो y, 27 में से 21 कम कर दो 6, तो y बराबर है 6 बटा, तो y बराबर 3। तो 3 क्या गया एक दिन का किराया गया। अब y प्रतिदिन का किराया बना ना, तो उस पुस्तक को ले जा रही है उसका एक दिन का किराया 3 रुपए होगा। अब ये मान समीकरण 1 या 2 पर रखो, तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण क्या है x प्लस यहाँ सारा x प्लस अब 7
इंटू वाई दिया 3 बराबर 27। अब x प्लस लिखने होंगे 21 बराबर 27। x बराबर 27 माइनस 21, x बराबर 6। अर्थात उस पुस्तक का नियत किराया वो तो 6 रुपए है और प्रतिदिन का किराया 3 रुपए। तो आगे प्रश्न जो हमारी है 3.5, उसमें जो पहला प्रश्न आपको क्या करना है कि उसमें आपको जो भी समीकरण निकाल दिया जा रहा है उसका आपको ये देखना है कि उसका अद्वितीय है या अनंतर है या कोई हल नहीं है। तो ये प्राप्त अगर जिसका अद्वितीय हल है उसको बाद में आपको वक्रपूर्ण विधि से हल करना है। तो सबसे पहले अपन पहले समीकरण हल करें। तो उससे पहले समीकरण निकालने a1 का मान प्राप्त करो कितना है 1 है, b1 का मान प्राप्त करो कितना है -3 है, c1 का मान प्राप्त करो कितना है -3। अब ऐसे ही दूसरा a2 वो कितना है 3 है, b2 वो कितना है -2 है, c2 वो कितना है -2। अब ये अनुपातों को प्राप्त करो। तो पहले क्या प्राप्त करोगे आप a1 बटा a2। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3, तो 1 बटा 3। फिर ऐसे b1 बटा b2 अनुपात प्राप्त करो। तो b1 -3 है, b2 -9 है, -9 तो प्लस हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा 1 बटा 3। फिर प्राप्त करो c1 बटा c2। c1 कितना है यानी -3 है, c2 कितना है -2 है, -9 तो प्लस हो जाएगा 3 बटा 2। आप तीनों की तुलना करो या तुलना करने पर आपको क्या आता है। तो तीनों की तुलना करने पर आप प्राप्त करें कि 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे ये पूरी यहाँ बात लिखी बताइए आपको। अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि क्या करेंगे अनुपातों। तो अनुपात को हमने समझ गया ये अनुपात है ना। अनुपातों की तुलना करने पर हमें पाते हैं कि अब क्या पाया अपन ने कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। और इस प्रकार से जब स्थिति आती है तो क्या होती है कि उसके क्या होंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो नीचे क्या लिख देंगे आता है इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न को पूरा करें। अब कोई हल नहीं है तो उसका आगे हल होगा नहीं, तो उसको छोड़ दोगे। अब ऐसे अब दूसरा, तो दूसरे में आप देखो क्या है। तो पहले दूसरा में यहाँ देखो कि उसको मानक रूप में नहीं लिखा गया है। तो वज्रपूर्ण विधि से जब आप बात करोगे तो उसको मानक रूप में लाना होगा। तो पहले दूसरा समीकरण को मानक रूप में लाओगे। जो भी अगर समीकरण आपको मानक रूप में दिया गया ठीक है, अगर मान लो ना आगे लास्ट में 0 होना चाहिए, अर्थात जो दायां पक्ष है उसमें 0 होना चाहिए, जहां से 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो उसको ला करके 0 करो। तो पहले इसको मानक रूप में लाएंगे दूसरे को। तो 2x प्लस y -5 बराबर 0। तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। अब उससे वही a1 का मान 2, b1 का मान यहाँ से 1, c1 का मान -5, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8। अब वो अनुपात प्राप्त करो a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 1, बाद में b1 बटा b2 2 बटा 3, ठीक है 2 बटा 3। फिर b1 बटा b2 तो b1 1 है और b2 2 है, 1 बटा 2। और उसके बाद में c1 बटा c2, c1 -5 है और c2 -8 है, बराबर 5 बटा 8। आप तीनों की तुलना करने पर अब क्या करा रहे हैं। तो अब आगे क्या लिखोगे तीनों अनुपातों की तुलना करने पर हमें पाते हैं कि क्या पा रहे हैं आप
a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये प्राप्त होता है। और ये प्राप्त होता है तब क्या होता है, उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, आता है ऐसे समीकरण निकाय, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय या केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब समझते हो, केवल एक ही हल है। अब केवल एक ही हल है तो उसको हल करना है। तो वो कौन सी विधि से है, वज्रगुण विधि से। वज्रगुण विधि से करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। तो वो सूत्र लिखो, वो सूत्र क्या हो जाएगा, x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब वो मान है यहाँ से जो अपन a1 b1 को लिए वो रख दो। तो पहले वही x बटा b1 देखो कितना है, तो b1 1 है, 1 गुणा c2 माइनस 8, अब माइनस b2 आओ तो b2 कितना है 2, तो 2 गुणा c1 कितना है माइनस 5 के बराबर y बटा और c1 तो माइनस 5 गुणा a2 तो a2 कितना है 3 माइनस अभी c2 तो c2 कितना है माइनस 8 तो माइनस का 8 गुणा a1 जो कितना है 2 तो गुणा 2 बराबर 1 बटा a1 2 b2 तो b2 जो कितना है इसमें 3, अब माइनस a2 यानी b2 कितना था 2 था, a2 कितना है 3 गुणा b1 तो b1 कितना है 1। अब ये पूरे मामले में आप दोबारा एक बार और चेक करो। तो चेक करने पर अपन देख रहे हैं पहले सूत्र में b1 क्या है b1 तो b1 1 है, फिर है c2 तो c2 माइनस 8 है, फिर है b2 तो b2 2 है, तो वहां देखें तो 2 ही है, फिर c2 तो c1 तो c1 माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखे, फिर y बटा क्या आता है c1 तो c1 माइनस 5, a2 तो a2 कितना है यानी a2 बराबर 3 तो a2 3 लिखे हैं, फिर माइनस सूत्र का लगा दिया, फिर c2 तो c2 माइनस 8, फिर a1 तो a1 देखो 2 तो 2 लिखे, फिर आगे क्या है a1 तो और 2, बाद में b2 तो b2 देखो 2, फिर माइनस a2 तो a2 देखो 3 तो 3 लिखा, फिर आगे क्या है b1 तो b1 कितना है 1। ऐसे दोबारा चेक करो। अब आगे यहाँ जो गुणा है उसको उठा लो, x बटा यहाँ इन दोनों गुणा करो माइनस 8, अब ये माइनस 8 गुणा हो गया प्लस के 10 बराबर या वो यहाँ माइनस के 15, अब हमें ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस का 3 एकम में 3। अब जोड़ना का ढंगा खोलो इसको, तो x बटा यहाँ आ गया 2 बराबर y बटा कितना आ गया 1, हमें 1 बटा 1 ये मान क्या घटा लिया, तो 10 में से 8 घट गए 2 बच गए, 16 में से 15 घट गए 1 बच गया, 4 में से 3 घटाया 1 बच गया। अब इतना होने के बाद में अपन क्या करते हैं, जो आपको ये जो समीकरण दिया है इसमें पहले और अचर को समान करेंगे, दूसरे और अचर को समान कर लेंगे, उससे इसके x और y की मात्रा। तो अब पहला कौन सा है x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, बच्चों ने गुणा किया तो 1 को x से x 2 को x से बना 2, दूसरा y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, बच्चों ने क्या आ गया 1 y बराबर 1। तो यहाँ x का मान 2 है, y बराबर ऐसे आपको इसको मैं इस क्वेश्चन का तीसरा जो कि वो देखो इसमें पहले वो मानक रूप में नहीं है, तो इसको किस में लाओगे, इसको मानक रूप में लाना है। तो मानक रूप क्या है, ये मानक रूप हो गया, इसको ये मानक रूप में लाओ 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर। अब यहाँ से वो a1 का मान प्राप्त करो,
3, b1 का मान -5, c1 का मान -20, a2 का मान 6, b2 का मान -10, c2 का मान -40। अब अनुपात प्राप्त करो, a1 बटा a2 बराबर 3/6 बराबर 1/2। फिर b1 बटा b2 का मान प्राप्त करो, b1 है -5, b2 है -10, तो हमारे पास प्लस हो गए, 5 का भाग 1/2। फिर c1 बटा c2 का मान प्राप्त करो, तो c1 तो है -20 और c2 है -40, मान प्लस हो गया, 20 का भाग 1/2। अब वही तीनों अनुपातों की तुलना करने पर हमें पाते हैं कि क्या पाया हमने कि तीनों बराबर हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ऐसे बराबर होते हैं क्या होता है, आनंद हल होते हैं, अतः अपरिमित हल होते हैं। क्या लिखोगे, आते हैं इसी समीकरण निकाय के अपरिमित हल है या अनंत हल है। इस प्रकार से इसको आज जो क्वेश्चन नंबर 3 करेगा वो मान रूप में तो आपको दिया है, और इसी तरह इसमें चौथे में a1 का मान देखो कितना है, 1 है, b1 का मान देखो कितना है, -3 है, c1 का मान देखो कितना है, -7 है, a2 का मान देखो कितना है, 3 है, b2 का मान देखो कितना है, -3 है, c2 का मान देखो कितना है, -15। अब वही अनुपात प्राप्त करोगे तो a1 बटा a2 बराबर 1/3, फिर b1 बटा b2 बराबर -3 बटा यानी -3 बराबर कितना आ गया 1/1, फिर c1 बटा c2 तो कितना आ गया -7 बटा -15 बराबर 7/15। अब वही तीनों अनुपातों की तुलना करने पर हमें पाते हैं कि क्या गया हमारे पास, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, बता दी a1 बटा a2 का मान 1/3 है, b1 बटा b2 का 1/1 है, तो अनुपात बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है क्या हो गया, अतः इसके क्या है अद्वितीय है। अतः इसी समीकरण निकाय का केवल एक अंग, और एक अलग तो आपको इसका निकालना है, तो निकाल किससे, वही वज्र जिससे, तो वही लिखोगे आप अक्ष बटा यानी b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा यानी c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। हाँ वही गुणांकों को यहाँ रखो, तो गुणांकों को रखने पर अक्ष बटा b1 का मान देखो यहाँ कितना है, तो b1 का मान -3 है, -3, c2 का मान देखो कितना है, -15 है, -15। अब -b2 का मान देखो तो b2 कितना है, -3 है, गुणा c1 का मान देखो कितना है, -7 है, -7 बराबर y बटा c1 का मान वही कितना है, c1 का मान -7 गुणा a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -15, फिर a1 का मान 1 बराबर 1 बटा a1 का मान 1, b2 का मान -3 माइनस a2 का मान, तो a2 का मान 3 इंटू यानी b1 का मान, तो b1 का मान भी -3 है, -3। आज के गुणा के चिन्ह को हटाओ,
तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस के 45, ये माइनस माइनस प्लस का 21, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस क्या हो गया प्लस ही कितना हो गया 21 बराबर y बटा ये माइनस के 21, अब ये माइनस माइनस प्लस है, अब एक से गुणा 15 हो गया 15, अब बराबर 1 बटा माइनस के 3 प्लस के 3, ये तो माइनस के 3 हो गया, ये प्लस के 3, ऐसे आ रहा है ना, माइनस के 3 नहीं माइनस के 9 हो गए वो, प्लस के 9, प्लस के 3 इंटू 3 का मान 9 हो गया ना 9। अब यहाँ इसका जोड़ना घटाना करो, x बटा अब 45 की 66 y बटा अब इसमें से 21 तो माइनस के 15 प्लस के, तो इसमें 15 कम कर दो तो माइनस की कीमत क्या 6 बराबर यहाँ भी कीमत के प्लस के 6 समझ गए। अब वही पहले और तीसरा को जोड़ना करो तो x बटा 66 x बटा 66 बराबर 1 बटा 6, अब वही आगे क्या ले लो इसको 6 से बराबर 66, तो इसको तो ऐसे मान लो इसको ऐसे मान लो, अब आगे क्या जाएगा x बराबर 66 बटा 6, x बराबर क्या दूसरा में y बटा 6 बराबर 1 बटा 6, अब इसका आगे क्या हो जाएगा 6y बराबर 6, आगे आ जाएगा y बराबर 6 बटा 6 बराबर 1, इसका एक और क्या है अक्षामात्र ग्रह है, इसमें अक्षामात्र ग्रह क्या है और y का